नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक फाइल कैसे बनाते हैं ये टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा है। तो सभी साथी जुड़े आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से, क्योंकि सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल आपके लिए संपूर्ण जियोग्राफी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण सिलेबस प्रोवाइड करता है। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा मुख्य रूप से आंकड़ों का आलेखी निरूपण। तीसरा पार्ट जो है, चैप्टर 3 जो है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। 4 चैप्टर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर मुख्य रूप से सिलेबस के अंदर मुख्य रूप से एनसीईआरटी कक्षा 12 में है। तो 3rd चैप्टर की अपन चर्चा करेंगे कि फाइल में इसमें क्या क्या लिखेंगे और किस तरह के प्रश्न जो प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में। अपनी क्लास को कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करे। टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं भाव और विचारों के साथ में आज की क्लास को अपन शुभारंभ करते हैं। आंकड़ों का आलेखी निरूपण। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न अपन क्या लिखेंगे? आलेख या आरेख किसे कहते हैं? यदि फाइल में यदि अपन एंट्री करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न अपना क्या होगा? आलेख या आरेख किसे कहते हैं? तो जब आंकड़ों, उत्तर में अपन लिखेंगे आंकड़ों का मापने योग्य विशेषताओं, जैसे आंकड़ों की मापने योग्य विशेषताएं जैसे लंबाई उसकी होती है ना, उसकी चौड़ाई होती है, उसकी मात्रा होती है, आदि विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया आरचित्र आरेख, ठीक है, कहलाता है। बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? आरेख कहलाता है। जो भी चित्र अपन बनाते हैं, चाहे अपन लंबाई को दर्शाने के लिए बनाते हैं, चाहे चौड़ाई को दर्शाने के लिए बनाते हैं, तो उस तरह की विशेषताओं के लिए जो बनाया गया चित्र है वो क्या कहलाता है? आरेख कहलाता है। दूसरा प्रश्न फाइल में चैप्टर से अपन लिखेंगे आंकड़ों का प्रदर्शन किसे कहते हैं, है ना। आंकड़ों का प्रदर्शन किसे कहते हैं? तो आंकड़ों को दृश्य विधि यथार्थ आलेख, आरेख, मानचित्र या चार्ट के द्वारा रूपांतरण को आंकड़ों का प्रदर्शन कहा जाता है। अब देखो, जो भी आंकड़े अपने पास में है, जैसे किसी स्तंभ की ऊंचाई, यानी कोई 3 मीटर ऊंचा स्तंभ है, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको दर्शाने के लिए एक स्तंभ बना दिया। यहां 0 1 2 3 ऊंचाई मीटर में, है ना। अब इसके माध्यम से दिखा दिया अपने, तो ये जो बात है, ये स्तंभ क्या दिखा रहा है? ये इस ऊंचाई को ही दिखा रहा है। तो इस प्रकार से अपने निरूपण कर दिया, तो आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है। ठीक है, आलेख ही प्रदर्शन हो गया एक प्रकार से। अगला प्रश्न है आलेखों, आरेखों और मानचित्रों के चित्रांकन के सामान्य नियम क्या है? प्रश्न 3। तो इसका सामान्य नियम है उपयुक्त विधि का चयन करेंगे पहले, पर जो भी अपन आलेख या आरेख बनाएंगे उसके लिए विधि कौन सी अपन काम में ले रहे हैं, उस उपयुक्त विधि का चयन करेंगे। उपयुक्त मापने का चयन करेंगे, क्योंकि बिना मापने के, जैसे हमने यदि 100 मीटर को दिखाना है, 100 मीटर को हमें दिखाना है, तो हम किसी भी ग्राफ के 0 से लेकर के अंतराल जो रखेंगे वो 10-10 का रखेंगे। यदि यहाँ अंतराल अपन 1-1 का रख लेते हैं, अंतराल यदि अपन 1 का रख ले, यहाँ पे 1 2 3, तो 100 तक कहां पहुंचेंगे? मामला बड़ा मुश्किल है। इसलिए मापने जो है उसकी उपयुक्त विधि का अपन चयन करेंगे और उसके माध्यम से ही अपन डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि जैसे पेपर, जितना साइज का पेपर होता है ना, और उसमें आंकड़ों का विस्तार कितना दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग पेपर का यानी पैमाने का अपन चयन करेंगे। और अभिकल्पना होता है उसका प्रारूप तैयार करना, उसमें कौन कौन से बिंदु दिखाने हैं, किस पैमाने पे दिखाने हैं, है ना, किस विधि से दिखाने हैं, आदि आदि सारी बातें जो होती है, तो वो सभी हमें आलेख, आरेख और मानचित्र के चित्रांकन के समय ध्यान रखनी होती है। तो ये इसके सामान्य नियम होते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसमें, ये इसके सामान्य नियम है, तो इसमें फाइल में अपन इस प्रकार से इस प्रश्न को भी लिख लेंगे। अगला प्रश्न 4 है कि आरेखों के कितने प्रकार होते हैं? अब प्रकार पूछ लिए, ठीक है, तो मुख्य रूप से आरेख जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एक आयामी आरेख। अब एक आयामी रेखा ग्राफ, बहुरेखा चित्र, दंड आरेख, आयत चित्र, आयुलिंग पिरामिड, ठीक है, तो इनका एक ही आयाम होता है। जैसे कोई रेखा चित्र के माध्यम से हमने कोई चीज दिखाई है ना, तो इस प्रकार का जो रेखा चित्र बिंदु जो मुख्य रूप से होता है वो
एक आयामी दंडारेख, एक आयामी बहुरेखा चित्र आ गया इसमें, है ना। ये एक आयामी है। आयत चित्र जो होता है मुख्य रूप से, तो ये सारे चित्र जो मुख्य रूप से होते हैं वो एक आयामी होते हैं। एक होता है द्विआयामी आरेख, इसमें वृत्तारेख आ गया अपना और आयताकार आरेख आ गया। इसमें दो बिंदुओं को एक साथ अपन दिखा सकते हैं, इसमें यानी दो बिंदु एक साथ अपन दिखा सकते हैं। लंबाई चौड़ाई के अंदर दो तरह की बातें हैं, हम इनमें आसानी से दिखा सकते हैं। वर्त में कई प्रकार के भाग, जैसे पस्तलों का वितरण है उसको आसानी से अपन दिखा सकते हैं, जलीय क्षेत्र का वितरण दिखा सकते हैं, बना के दिखाएंगे आपको। एक आता त्रिआयामी आरेख जो होता है, उसमें घन और गोलाकार आरेख। तो घन जो होता है मुख्य रूप से इसमें आपको पता है उसके 3 फलक होते हैं, तो उसमें 3 प्रकार की सूचनाओं को एक साथ दिखाया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक आयामी, द्विआयामी और त्रिआयामी 3 प्रकार के जो आरेख है वो देखने को मिलते हैं। तो आसानी से अपन इसमें ये प्रश्न है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। अब है अगला प्रश्न। अब देखो ये बेसिक सा प्रश्न दिया है यहाँ पे कि 5वां प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों को रेखा ग्राफ द्वारा दर्शा। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने फाइल में क्या करना है इसलिए मैंने इसको सीधा यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो इसमें वर्ष दे दिया, वर्ष 1991, 11, 21, 31, 10 के अंतराल से 2011 तक के वर्ष दे दिया। और उसमें वृद्धि प्रतिशत में है 0.56, माइनस है 0.3, 1.04, 1.33, 1.25, 1.96, 2.2। तो ये आंकड़े अपने पास में दे दिए, वृद्धि प्रतिशत में दे दिया। अब इसको ग्राफ में दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ लेंगे और इस ग्राफ के अंदर ही जो आधार है ये इस वर्ष को इस साइड में अपन क्या दिखाते हैं, वर्ष दिखाते समय। जो भी 1-1 सेंटीमीटर का ग्राफ जो होता है आपको पता है उसमें कॉलम जो होते हैं 1 बाई 1 सेंटीमीटर के होते हैं, है ना। 1 सेमी बाई 1 सेमी का कॉलम होता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 10 मिमी होते हैं, छोटी रेखाएं जो होती है 10 मिमी की होती है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, आधार में वर्ष दे दिया तो इधर अपन 1911, 21, 31, 41 सब लिख देंगे, क्रम से लिख देंगे सारा का सारा। और उसके अलावा ये जो खड़ा स्तंभ है एक साइड के अंदर, यहां अपने क्या लिखेंगे, वृद्धि प्रतिशत में। अब इसमें देखो हम ये ध्यान रखेंगे कि यहां पे वृद्धि जो है -0.3 भी है, तो माइनस में भी वृद्धि है। इसका मतलब यहां अपन 0 क्या लेंगे, 0 से नीचे भी एक रेखा बेस रखेंगे 1 सेंटी, क्योंकि इसमें माइनस की 0.3 भी हमें दिखाना है। तो यहां 0 लिया, फिर 5 के अंतराल से -0.5 ले लिया, 0.5, 1, 1.5, 2 और 2.5, ठीक है। उच्चतम मान 2.5 लिया क्योंकि इसके अंदर आप देखो 1.92, 2.22, हाईएस्ट मान कितना है इसमें 2.22। तो हम कहां तक लेंगे, 2.5 तक लेंगे। न्यूनतम मान कितना है इसका -0.3, तो हमने 0.5 तक ले लिया माइनस का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे क्या दिखाना है 0.5 है, अब ये 0.5 आ गया और 5 है, इसका मतलब एक के अंदर छोटी छोटी लाइनें कितनी है, 10 लाइनें, क्योंकि 10 मिमी होते हैं। एक में 0.5 है और हमें यहां दिखाना है 0.5, तो ये आ गया। और अगला एक दिखाना है 0.56 दिखाना है, 6 के लिए छोटी छोटी 2 लाइनों तक की रेखा आ जाएगी, तो यहां ये बिंदु लग जाएगा, समझ गए। इस प्रकार से फिर अपन जैसे माइनस का 0.3 है तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 2-2 सेमी के 5 कॉलम हो जाते हैं, 2-2 मिमी के। और उसमें -3 लेना है तो यहाँ कहाँ तक पहुंच जाएंगे, माइनस में, यानी माइनस के 0.5 से 2 छोटी छोटी लाइनें जो है यानी 4 मिमी थोड़ा ऊपर तक जाएंगे ना, तो यहां तक ये बिंदु आ जाएगा। आप ग्राफ बनाएंगे इसको इस प्रकार से फिर मिला देंगे। फिर इसमें देखो 1.4 है तो ये एक आ गया, ये 1.5 आ गया। अब 1.5 जो है है ना, 1.5, ये 1.04 है, 4 नहीं 1.04। इसका मतलब क्या है, 1 के नजदीक है तो ये लगभग यहां जाएगा, थोड़ा सा 1 के ऊपर आ जाएगा तो यहां जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 1.33 है तो 1.5 से थोड़ा नीचे 1.33 आ जाएगा। तो हम इसको यहां मिलाते हुए आपको लाइनें मिल जाएगी। इस प्रकार से फिर इन सभी बिंदुओं को जो है वो आसानी से अपन मिलाती हुई एक रेखा डाल देंगे, ठीक है। ये सभी मान जो है अपन दिखा देंगे किसके माध्यम से, इस प्रकार का जो ये लाइन आपके सामने बनी है इसको क्या बोलते हैं, रेखा चित्र, रेखा ग्राफ, सॉरी रेखा ग्राफ के माध्यम से हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। अब आप समझे कि नहीं समझे थोड़ा सा देखिए। जैसे कि अपने का ये सामने ये ग्राफ है,
इसके अंदर छोटी छोटी लाइनें मुख्य रूप से 10-10 इस प्रकार की सी लाइनें होती, 1-1 सेमी की, इस प्रकार का ग्राफ होता है। अब आपको कह दे कि इसके अंदर मुख्य रूप से क्या दिखाना है, वर्षा दिखानी है। कितनी दिखानी है, 20 सेमी वर्षा दिखानी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे तो ले लेंगे वर्षा 0, 10 से 20, 30, 40 सेमी। इस साइड में क्या ले लेंगे, जैसे किसी महीने की वर्षा या राज्य की पूछ ली, राजस्थान में 20 सेमी, गुजरात के अंदर, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर। अब राजस्थान में मान लिया 20 सेमी वर्षा दिखानी, तो ये राजस्थान वाला है, राजस्थान के समय ये 20 यहां आ रहा है ना, तो इस यहां ये कॉलम खड़ा कर देंगे, ये वाला। हाँ, तो इस प्रकार से हमारे सामने इस तरह का जो ग्राफ बनेगा, क्या बन जाएगा, किस प्रकार से, क्या कहेंगे इसको, रेखा ग्राफ। ठीक है, देख जो भी स्तंभ जहां भी लाइन काट रही है वहां बिंदु दे देंगे और उन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ठीक है ना, कर लेना आराम से, किताब में दे रहा, किताब से लिया गया है, बनाते कैसे मैं बता दूंगा। अगला है प्रश्न जो है वो, निम्न आंकड़ों को दर्शाने के लिए दंडारेख की रचना कीजिए। ये खड़ी पाई आपको नजर आ रही है ना, स्तंभ नजर आ रहे हैं, है ना। तो अब आंकड़े अपने पास में है, महीना और वर्षा सेंटीमीटर में, जनवरी की 2.3 सेमी है, फरवरी की 2.1 सेमी है। अब ध्यान क्या रखना है, न्यूनतम वर्षा कितनी हो रही है अपने यहाँ पे 2.1 सेमी, ये न्यूनतम है, लोअर सीमा, और अधिकतम वर्षा कितनी हो रही है 35.6 सेमी, ये हाईएस्ट है, हाई सीमा है। ठीक है, ये लोअर सीमा है, ये हाई सीमा है। अब अपन देखते हैं कि हम जो क्या करेंगे, इसके अंदर एक साइड में तो अपना क्या हो गया, माह हो गया, जो पड़ी रेखा है उसमें क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये आ जाएगा। और जो खड़ी रेखा है, खड़ा स्तंभ है, इस साइड में अपन क्या दिखाएंगे, वर्षा सेंटीमीटर में, क्या दिखाएंगे, वर्षा सेमी में, ये दिखा देंगे। अब इसमें अंतराल कितना रखेंगे, न्यूनतम 2.1 है, अधिकतम 35.6 है, इसका मतलब 5 के अंतराल से अपन दिखा देंगे। ठीक है ना, तो कितनी ऊंचाई का स्तंभ अपने पास में आ जाएगा, लगभग यहां 5, 7, 5, 35, 14 सेमी के आसपास का स्तंभ अपने पास में आ जाएगा। तो हम 0.5 भी रख सकते हैं, 0.10 भी रख सकते हैं, तो हम अपन ठीक ठाक सा चित्र बन जाए तो 0.5, 5 के अंतराल से अपन एक एक स्तंभ है उसकी पैमाना ले लेते हैं यहाँ पे, तो 40 तक अपन पहुंच गए। 1 सेमी बराबर 5 सेमी वर्षा। ठीक है, यानी पैमाना यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, इस दंडारेख का 1 सेमी का स्तंभ की ऊंचाई बराबर 5 सेमी वर्षा को दिखाएगा, ये पैमाना अपने पास हो जाएगा। अब पहले में 2.3 है तो 0.5 है ना, तो दोनों के बीच में एक एक बिंदु आ गया। 10 मिमी है, 10 मिमी है तो 10 मिमी बराबर 5, इसका मतलब 2 मिमी बराबर है, यहां क्या हो जाएगा पैमाना, 2 मिमी बराबर 1 सेमी वर्षा को दिखा देगी। यानी 2 मिमी की जो ऊंचाई है वो किसको दिखाएगी, 1 सेमी वर्षा को दिखाएगी। यहां 2.3 है तो यह है, अपन क्या करेंगे 0 और 5 तक है तो 3 तक तो ये ले लिया। ठीक है, सॉरी 2.3 तक है तो अपन 4 तक ले लेंगे, कहां तक लेंगे इसको, 4 तक, तो 2, 4 उससे थोड़ा सा ऊपर लेकर के इस स्तंभ को अपन दिखा देंगे, कलर अपने हिसाब से इसमें अपन डाल देंगे। जैसे इसमें 2.1 है ना, तो यही बात है 1, 2, क्योंकि 2 मिमी बराबर 1 सेमी, यहां कितनी है 2 सेमी वर्षा होती है, तो 2 तो 4 मिमी तक हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 मिमी तक हो जाएगी। जैसे इसमें 3.7 है, ये 5 सेमी, यहाँ पे 5 सेमी वर्षा होती है ना, तो यहां से 6 मिमी तक की ऊंचाई वाला स्तंभ इसमें क्या दिखा देगा, कहां तक का 6 मिमी, यानी 2 मिमी बराबर 1 सेंटी को यहाँ पे दिखा रहा है, समझ गए होंगे। इस प्रकार से ये स्तंभ अपन तैयार कर लेंगे। सबसे ऊंचा जून में होती है 35.6, तो ये 35 आ गया, है ना, 0.6 है तो इसको थोड़ा सा ऊपर अपने ले लिया, कितना ऊपर ले लिया 0.6 है, क्यों कितना ऊपर ले लेंगे अपन
2 मिमी बराबर है 1 सेमी, 0.6 है, तो इसका मतलब 1 mm ऊपर ले लेंगे इसको। कितना ऊपर लेंगे? 35 से 1 mm ऊपर, समझ गए। और फिर स्तंभ खड़ा कर देंगे इस प्रकार से, स्केल की सहायता से स्तंभ सीधा खड़ा कर। अब याद ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 2 स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ है उसकी मोटाई समान, एक समान, प्रत्येक स्तंभ की मोटाई, एक तो ये ध्यान रखना है। एक 2 स्तंभों के बीच की दूरी, 2 के बीच की दूरी समान है ना, ये दूरी समान, 2 के बीच की ये दूरी समान रखनी है। एक इनकी मोटाई, ये जो थिकनेस है ये आपको बराबर रखनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप उतार लेना, बुक में दे रखा है और बुक से आप इसको कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्न आंकड़ों को रेखा और दंडारेख दोनों के द्वारा दर्शाइए। इसमें 2 तरह के आंकड़े एक साथ दिखा सकते हैं। एक जो आंकड़ा है उसको अपन दिखा देंगे किसके माध्यम से, जैसे तापमान दे रखा है तो तापमान को अपन ने किस आधार पे दिखा दिया है, तापमान को अपन दिखा दिया है रेखा आरेख के द्वारा, और वर्षा दिखा दी है उसको किसके द्वारा, दंडारेख के द्वारा। अब ये अपने को तय करना है कि किसको तो अपन रेखा के द्वारा दिखाएंगे और किसको दंडारेख के द्वारा दिखाएंगे। इसका कारण यह है कि जिसका मान ज्यादा होता है, जैसे इसमें तापमान 14.4, 16.7, तो यहाँ 2.5, 1.5, 1.3, 23.3, तो जिसका मान ज्यादा होता है उसको अपन किससे दिखा देंगे, रेखा ग्राफ द्वारा दिखा देंगे, और जिसका मान कम होता है उसको किससे दिखा देंगे, दंडारेख के द्वारा दिखा देंगे। दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक साइड है, इस साइड में तो आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, वर्षा सेंटीमीटर में, तो इसमें एक कॉलम में क्या हो गया भाई, 1 सेंटी बराबर 5 सेमी वर्षा। पैमाना क्या हो गया इसका, 1 सेमी का कॉलम बराबर 5 सेमी वर्षा, ठीक है, समझिए। तो 1 सेमी बराबर 5 सेमी वर्षा को दिखा देगा मुख्य रूप से ये। तो यहां पहले 2.5 सेमी वर्षा होती है, तो 2.5 सेमी, 1 सेमी बराबर कितनी होती है, 5 सेमी, तो इसका आधा हो जाएगा ना, तो आधा स्तंभ ये किसको दिखा देगा, पहली कॉलम जनवरी में वर्षा को दिखा देगा। अब इसमें दूसरी साइड में यहां देखो अपन ने ये ले लिया, इधर इस साइड में क्या दिखा रहे हैं, इसमें तापमान दिखा रहे हैं। अब यहाँ 25 तक मान लिया है, लेकिन यहाँ 35 तक ले लिया अपन ने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 के हिसाब से लिया, इसमें 5 के हिसाब से लिया है, 0, 5, 10 सिर 15, क्योंकि इसमें अधिकतम मान कितना आ रहा है इसका 33.3, इसलिए इसको अपन कहाँ तक ले जाएंगे, 35 तक ले जाएंगे। इसमें अधिकतम मान कितना लिया 25, क्योंकि वर्षा अधिकतम कितनी हो रही है इसमें 19.3 तक हो रही है, समझ गए। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 19.3 तक आएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही है अपन दोनों साथ दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे कि एक साइड में तो अपन तापमान को कैसे दिखाया, जैसे यहाँ जनवरी का तापमान 14.4 है, अब देखो इस साइड में ये तापमान है सेंटीग्रेड में, ठीक है, इसमें 14.4 देखो 10, 5, 15, तो 15 जो है उसी से 14 पॉइंट कितना है 4, 1 mm कम हो जाएगा यहाँ पे। और इस स्तंभ के शिद्ध में दिसंबर का है, तो एक इसके सामने ये वाली जो केंद्र वाली लाइन है मध्यवर्ती, वहां ये बिंदु लगा देंगे। इस प्रकार से इसको अपन कर देंगे। जैसे फरवरी का तापमान, सॉरी हाँ, फरवरी का तापमान 16.6 है, उल्टा लगा दिया मैंने ना, ये यहां लगेगा यहाँ पे। फरवरी का तापमान कितना है, ये फरवरी जनवरी, ये फरवरी माह है 16.7, तो ये 15 है ना। तो इसके सिद्ध में मुख्य रूप से फरवरी के अपन ध्यान रखेंगे, और इस साइड से न लेकर के यहाँ से लेंगे ना, 15 आ रही है 16, ये लाइन जहाँ आएगी वहाँ इसको अपन मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोनों चीजें अपन किताब में दे रखा है, वहीं से वे प्रश्न मैंने लिया है, तो आसानी से ये आपको कर लेना है फाइल के अंदर। फिर आता है भारत के बिजली उत्पादन को मिश्रित दंडारेख द्वारा दिखाइए। अब मिश्रित दंडारेख आपके समक्ष बना हुआ है किस प्रकार से, इसमें 3 तरह के आंकड़े दिखाए गए हैं। 2008 और 9, 10 और 10-11 के बिजली उत्पन्न है, ऊष्मीय, जलीय, नाभिकीय और कुल, समझ गए।
अब इसमें हमें करना क्या है, आधार में तो अपन को क्या लेना, ये ग्राफ ले लिया, इस ग्राफ के आधार में क्या ले लिया, 2008 और 9, 9 10 और 10 11 3 वर्ष ले लिए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पहली बिजली 616.2 ऊष्मीय दिखा देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऊष्मीय, ठीक है, तो ऊष्मीय है, ऊष्मीय 616.2। अब आधार अधिकतम मान कितना रहे, अब ये यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितने की ले जाएंगे अपन, इसमें गैप पे माना क्या रखेंगे, तो इसका अधिकतम मान कितना देख लो, कुल मान 844 है। इसका मतलब अपन क्या रखेंगे कि यहां जो पैमाना लेंगे अपन, 1 सेमी का कॉलम बराबर 100 किलोवाट, किलोवाट में है तो 100 किलोवाट, 1 सेमी का कॉलम कितने को दिखाएगा, 100 किलोवाट का दिखाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 0 100 200 300 400 500 600 700 800 और 900, ये ले लिया अपन ने। 900 तक क्यों लिया, क्योंकि 844 से हाईएस्ट है। इसमें तीनों का योग देखेंगे ना अपन, तीनों मिश्र दंडारे के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, 2 तरीके इसके होते हैं, एक तो इसके एक के ऊपर दूसरा, दूसरे ऊपर तीसरा दिखा दें, यह तरीका भी है। और एक स्तंभ यहां खड़ा कर दिया, उसके पास में दूसरा स्तंभ खड़ा कर दिया, तीसरा यहां खड़ा कर दिया, ऐसे ये तरीका भी है। तो ये भी होता है और ये तरीका भी होता है। अब इस तरीके से अपन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 616.2 दिखाएंगे, तो ये तो आ गया अपने 600, एक में 100 है तो यहाँ पे 16 है, तो 16 का मतलब कितना हो गया, 1 mm या 1.5 mm ऊपर ले लेंगे अपन, कितने ले लेंगे, 1.5 mm। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये जो कॉलम है ये अपने पास में आ जाएगा, और ये अलग कलर से इसको अपन इंडिकेट कर देंगे, और ये किसको दिखाएगा, ऊष्मीय, तापीय, ताप कह दो चाहे ऊष्मीय कह दो, बिजली को दिखाएगा, ठीक है। अब इस वर्ष की इसके ऊपर दिखा देंगे जलीय बिजली, 2008-9 का तो एक ही कॉलम है ना, इसके ऊपर कौन सी दिखा देंगे, जलीय बिजली। अब कितनी हो जाएगी, 616.2 110.1 3 6 2 726.3। अब देखो अपन कहां तक ले जाएंगे इसको, जलीय बिजली दिखा देंगे 726, इसका मतलब 2 mm, ठीक है ना, क्योंकि 10 बराबर 1 mm, तो 26 है तो 2-2.5 mm तक इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 700 से 2.5 mm ऊपर ले लिया है आप। इसको अलग कलर से दिखा देंगे, इसको अलग डिजाइन से दिखा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से इसको बना लेंगे। अब तीसरा इसमें है 14.9, तो ये इसमें ऐड कर देंगे 14.9, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 741.2। अब कुल मान 741.2 है, तो ये 700 तो ये आ गया, उसके ऊपर 41 है, तो अपने पास में 1 सेमी बराबर 100 है, तो 1 मिमी बराबर 10 है, 41 है तो 4 mm ले लेंगे, तो 4 mm तक यहां तक अपन इसको ऊपर तक और रख लेंगे, इसको अलग डिजाइन से दिखा देंगे, ये हो जाएगा। तो ये कौन सी ऊर्जा हो जाएगी लास्ट में, नाभिकीय। तो 2008 और 9 का जो आंकड़ा है वो हमने स्तंभ बना दिया है कि उसमें 616.2 किलोवाट तो रही है कौन सी उष्मा, तापीय, 110.1 रही है, इसके ऊपर ये वाला कॉलम दिखा रहा है जलीय, और उसके बाद में 14.9 किलोवाट रही है नाभिकीय, समझ गए। अब इसको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए वही तरीका है कि कहां तक कौन सी पहुंच रही है उसके अकॉर्डिंग वो उस, अब इसमें संकेत बना देंगे, ये संकेत, ये तापीय अलग कलर, जो भी अपन डिजाइन बनाई वो यहां बना देंगे, जलीय की डिजाइन अलग बनाई है वो यहां बना देंगे, ठीक है, और नाभिकीय है उसको पूरा भर दिया तो उसको ऐसे भर देंगे, जो भी संकेत है सिमिलर संकेत यहाँ पे अपन बना देंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न अपन तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, अब दे दिया है भारत के निर्यात व्यापार को वर्तारेख द्वारा दर्शाओ। निर्यात व्यापार को वर्तारेख द्वारा दर्शाना है तो इकाई किसके साथ में, यूरोप के साथ में व्यापार 20.2 निर्यात प्रतिशत में, कुल जो अपना व्यापार निर्यात होता है उसका 20.2% यूरोप के साथ, 6.5% अफ्रीका के साथ, 14.8% अमेरिका के साथ, 50.6% सॉरी 56.2% एशिया के साथ, 2.3% अन्य के साथ, कुल 100% व्यापार अपना हो गया। अब इसको वर्तारेख में दिखाना है तो क्या करना है हमें,
तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, कोणीय मान निकालना होता है। क्या निकालना है, कोणीय मान। अब कोणीय मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो आंकड़ा दे रखा है 20.2, जैसे यूरोप का कोणीय मान अपन निकालेंगे, कितना डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि कोणीय मान। अब यूरोप वाला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 20.2 भाग 100, कुल सभी का योग दे देंगे यहाँ पे, और गुणा 360। 360 क्यों किया, वृत्त के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो अब इसको देखो अपन ने यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। इस शून्य से ये शून्य गया, और 20.2 है, इस को अपन हटाएंगे तो नीचे इसका ले लेंगे शून्य, दशमलव हटाएंगे तो, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया 20.2 इंटू 3.6 कर दो, एक ही बात है ना, एक ही बात है। ठीक है, इसे शून्य से शून्य कर दिया, 10 का यहां कर दिया, 3.6 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया अपने 73 डिग्री का कोण। कितने का आ गया, 73 डिग्री का कोण। ये प्रत्येक का अपन निकाल सकते हैं। जैसे अब जैसे ये है 6.5, इसका कोणीय मान 6.5 भागे कुल मान कितना है 100 गुणा 360, शून्य से शून्य कट गया, और इस शून्य से इसको काटेंगे तो 3.6 हो जाएगा ये, तो 6.5 मल्टीप्लाई 3.6, तो ये आ जाएगा, तो 23 डिग्री का कोण आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, 23 का। तो ये अपने बुक में दे रखा है, यही रखा है, मैं तारीख बता दूंगा अलग से, मैं बना करके आपको बता दूंगा। तो अपने को ये रखा है, तो ये इसका 76 डिग्री का आ गया, ये इसका 53 का आ गया। इसी प्रकार से प्रत्येक का अपन निकाल लेंगे। जो भी मान आपके इस एशिया का है 56.2 इंटू 100 इंटू 360, शून्य से शून्य, ये इसको हटाएंगे, यहां दशमलव लग जाएगा, तो 56.2 3.6 से गुणा कर देंगे, तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 203 डिग्री, इसका उत्तर आ जाएगा 203.8। तो इन सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि 360 से डिवाइड अपन ने किया है। अब अपने को करना क्या है, ये कोणीय मान निकालेंगे। कोणीय मान निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, एक पेज की साइज में एक वृत्त बनाएंगे। ये पेज की साइज में एक वृत्त बना लिया, कहीं पर भी एक त्रिज्या डाल देंगे, ये त्रिज्या डाल दी, समझ गए। अब त्रिज्या जहां पे डाली है, यहां पर डाली, अब चांदा रखेंगे इसके ऊपर, चांदा रख करके सबसे पहला कोण कितने 76 डिग्री का बना देंगे। तो सबसे पहला कोण 76 डिग्री का अपन यहां बना है, इसको अलग कलर से रेखांकित कर देंगे। जैसे मान लिया इसको डायरेक्ट कर दिया, तो इसको भी अपन पूरा का पूरा डायरेक्ट कर देंगे, और ये किसका मान है, यूरोप का, तो इसके सामने यूरोप लिख देंगे। फिर यहां इस आधार रेखा मान करके इसे चांदा रखेंगे, और कितना का कोण बनाएंगे अपन, इसमें इस साइड चला हुआ है, उल्टी साइड में चला हुआ, दूसरा 23 का ना, है ना। तो इसमें अपन अगला कोण कितने का बना देंगे, 23 डिग्री का कोण बना देंगे। छह 6.5 अफ्रीका, 23 डिग्री, ये अफ्रीका। तो अब यहां चांदा रखे उल्टा, इस साइड में यह कोण बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कोण बना करके इसमें क्या लिख देंगे, यहां अफ्रीका लिख देंगे, लिख दिया, और इसको डिजाइन बना देंगे इस प्रकार, अलग डिजाइन, तो यहां पर भी वही डिजाइन अपन बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक का कोणीय मान अपन निकाल करके और आसानी से अपन वर्तारेख जो है बना लेंगे। अलग से वर्तारेख का प्रश्न मैं आपको हल करवा दूंगा। तो ये इसको आपको फाइल में बना लेना है। उसके बाद में 10वां प्रश्न है क्या है कि वितरण मानचित्र किसे कहते हैं। तो इसमें उत्तर आपको लिखना है कि मानचित्रों की विविधता और प्रादेशिक वितरणों के प्रतिरूपों अथवा स्थानों पर विविधताओं की विशेषताओं को दर्शाने के लिए या समझाने के लिए बनाया गया मानचित्र वितरण मानचित्र के नाम से पुकारा जाता है।
ठीक है, बेसिक सी परिभाषा आपको लिखनी है जो अपनी बुक में दे रखी है। अगला है प्रश्न 11, रचना विधि के आधार पर वितरण मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बिंदुकित मानचित्र, एक वर्णमात्री, एक सममान रेखा मानचित्र। तो 3 प्रकार के हैं। बिंदुकित मानचित्र जैसे जनसंख्या वितरण को दर्शाना होता है तो बिंदुकित मानचित्र के माध्यम से दर्शा देते हैं। वर्णमात्री में जैसे वर्षा को दिखाना है, जनसंख्या घनत्व को दिखाना है, साक्षरता को दिखाना है तो उसके माध्यम से दिखा लेते हैं। समान रेखा है, समान रेखा के अंदर अपन जैसे कि समान ऊंचाई है, तापमान है, वर्षा है आदि बिंदु को इसके माध्यम से अपन दिखाते हैं। अगला है बिंदुकित मानचित्र क्यों आवश्यक है? तो बिंदुकित मानचित्र में क्या दिखाते हैं अपन? ये तत्व है जनसंख्या, पशु, फसल का प्रकार आदि वितरण को दर्शाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हमें बिंदुकित मानचित्र विशेष रूप से जनसंख्या वितरण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, या पशुओं के वितरण के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इनको इसके माध्यम से दिखाया जाता है। अगला है 13वां प्रश्न की वर्णमात्री मानचित्र किसे कहते हैं? तो आंकड़ों की विशेषताओं को दर्शाने वाले मानचित्र वर्णमात्री मानचित्र कहलाते हैं। अब आंकड़ों की विशेषताओं के लिए से जनघनत्व को इसमें दिखाना है, लिंग अनुपात को दिखाना है, साक्षरता को दिखाना है, वृद्धि दर को दिखाना है आदि आदि आंकड़ों को अपन क्या है जिस मानचित्र के माध्यम से दिखाते हैं उसको वर्णमात्री मानचित्र कहते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी आगे आएगा। अगला प्रश्न आता है कि समान रेखा मानचित्र किसे कहते हैं? तो ऊंचाई, तापमान, वर्षा आदि आंकड़े निरंतरता लिए होते हैं। इनकी विशेषता होती है क्योंकि इनमें निरंतरता रहती है, कम या अधिक हो जाता है ना। तो इसे समान मान की रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि समान मान की रेखाएं खींची जाती है उसके द्वारा दिखाया जाता है। तो ऐसे मानचित्र को समान रेखा मानचित्र कहते हैं, जैसे समवर्षा, समताप, समोच्चय। जैसे उदाहरण ले कि ये मान लेते हैं अपन राजस्थान, ठीक है। अब यहां लिख दिया 10 सेमी समान रेखा, यहां लिख दिया 20 सेमी, यहां लिख दिया 30 सेमी। इसका मतलब जहां जहां रेखाएं गुजर रही है वो 10 सेमी 15, ये समवर्षा रेखा है। कौन सी रेखा है? समवर्षा रेखाएं डाल दी अपन ने, तो उसके माध्यम से ये रेखाएं डाल दी है। तो जहां जहां से ये रेखाएं गुजरी 90 सेमी, जहां जहां से रेखाएं गुजर रही है वहां इतनी वर्षा हो रही है, समझ गए। इस प्रकार का मानचित्र होता है वो समान रेखा मानचित्र होता है। चाहे वर्षा को दिखा दो, चाहे तापमान को दिखा दो आप, है ना, चाहे ऊंचाई को दिखा दो, ठीक है। अगला है क्षेपक किसे कहते हैं? तो क्षेपक क्या है? समान मानों के स्थानों को जोड़ने वाली समान रेखाओं को के चित्रण को क्षेपक कहा जाता है। समान मान वाली जो रेखाएं होती है जैसे 10 सेमी, 20 सेमी, अब इनको यदि अपन इस प्रकार से जोड़ दे, समान मान वाली रेखाओं को आपस में जोड़ने वाली चित्रण जो होता है उसको क्या किस नाम से पुकारते हैं? क्षेपक के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। ये फाइल में आप कर लेना। फिर है निम्न आंकड़ों के लिए भारत के मानचित्र में बिंदुकित मानचित्र द्वारा ये आंकड़े दिखाओ। अब जो भी ये अलग अलग स्टेट दे रखे हैं, किताब में दे रखा है प्रश्न बिंदुकित मानचित्र वाला, वही लिया मैंने यहाँ पे। तो भारत में साक्षरता है ना, उसके आंकड़े दे रखे हैं। प्रत्येक जम्मू कश्मीर में कितनी साक्षरता है, हिमाचल प्रदेश में कितनी है ना, तो साक्षरता प्रतिशत दे रखा है। अब इसको अपन क्या लेंगे, यहां इसको बढ़ते क्रम में ले लिया, लेकर के और फिर इसको अपन किस में दिखाएंगे? भारत के मानचित्र में। गलत ले लिया ये ना, साक्षरता लेना था यहाँ पे, मानचित्र ये आता है इस यहाँ पे, आगे पीछे हुआ है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, साक्षरता वाला आ गया ना। तो ये साक्षरता के आंकड़े अपने पास में है। अब हम क्या करेंगे, इनको सभी आंकड़े जो है उन आंकड़ों को अपन क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे। फिर इनके 5 या 6 समूह बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? क्योंकि न्यूनतम साक्षरता है 47 और अधिकतम आ रही है कितनी? 90। तो अपन ग्रुप बना लेंगे इसके कि 0 से 40, 40 से 80, है ना, और 80 से ऊपर, इस प्रकार के ग्रुप बना लेंगे अपन। अब इस समूह में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं साक्षरता प्रतिशत में, उसको अपन अपने मानचित्र में दिखा देंगे इनके ग्रुप बना करके। जैसे ये बना लिया अपन ने, क्या लिखा है? 56 से कम साक्षरता,
56 से 65, 65 से 76, 76 से 83, 83 से अधिक साक्षरता। यहाँ इस प्रकार से बना ली, जो भी आप बना सकते हैं अपनी इच्छा से बना सकते हैं। ठीक है, तो जहां जहां अधिक साक्षरता है उसको अपन ने संकेत में डायरेक्ट कर, जैसे यहाँ केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है तो इसको अपन ने डायरेक्ट कर रखा है, ये देखो डायरेक्ट कर रखा है। यहाँ 83 से अधिक साक्षरता है, यहाँ देखो मिजोरम में सबसे अधिक साक्षरता है ना, केरल के समान, यानी 80 से ऊपर, 83 से ऊपर है, तो इसको भी अपन ने डायरेक्ट कर दिया। दूसरा थोड़ा सा लाइट रखा है इसको, 76 से 83 है, तो ये लाइट वाले इसके पड़ोसी क्षेत्र आ गए अपने। ठीक है ना, जैसे ये आ गया महाराष्ट्र आ गया, ये आ गया हिमाचल आ गया। ठीक है, इनको थोड़ा लाइट रखा है, माफ कीजिएगा। तो इस प्रकार से इनके 5 ग्रुप बना लेंगे अपन, और ग्रुप बना करके, ठीक है, अब ग्रुप अपने अनुसार अपन बना सकते हैं। साक्षरता जैसे अपन ले लें 0 से 30, है ना, 30 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से ऊपर, ऐसे बना सकते हैं। अपनी मर्जी से अपन समूह बना कर दे सकते हैं, अपने बुक में जो दे रखे हैं अपने वैसे ही फाइल के अंदर करना है। तो इसमें अपने फाइल में ग्रुप बना रखे हैं किताब के अंदर, वो बना रखे हैं 56 से कम, 56 से 65, है ना, 65 से 76 और 76 से 83। 56 से कम क्यों? क्योंकि न्यूनतम साक्षरता यहाँ पे अपनी कितनी आ रही है, 53 आ रही है, 54 आ रही है, 54 आ रही है, तो 56 से कम कर दिया उसको ना। तो इस प्रकार से अपन इसको बना करके आसानी से कर सकते हैं। एक बिंदुकित मानचित्र वाला है, ये करना आपको भाई। इसमें ये आंकड़ा गलत आ गया, मैं इसको अपडेट करके फाइल में वो डाल दूंगा आपको, किताब में आप देख लेना। भारत के राज्यों की जनसंख्या दे रखी है, जनसंख्या देने के बाद में वो जनसंख्या जो है ना उसको पूर्ण मान करके, है ना, एक पैमाना लेना आपको। तो यहाँ पैमाना क्या लिया है, एक बिंदु बराबर 20, कितने व्यक्ति ले रखे हैं, 200, 200 व्यक्ति, एक बिंदु बराबर 200 व्यक्ति ले रखे हैं, समझ गए। अब जहां किसी स्टेट की 200 क्या 20,000 होने चाहिए, 200 तो कैसे होंगे, एक मिनट बुक में देख लेते हैं भाई अपन। दो लाख व्यक्ति, एक बिंदु बराबर यहां पे माना क्या लिया है, 2 लाख, 2 लाख व्यक्ति ले रखे हैं। अब मान लिया किसी स्टेट की जनसंख्या 1 लाख है, तो इसमें अपन 2 लाख का भाग देंगे। अब 1 लाख के अंदर 2 लाख का भाग देंगे तो बिंदु पूरा आएगा नहीं, 0.5 आएगा, समझ गए। तो 1 लाख से तो अधिक की जनसंख्या प्रत्येक स्टेट की है। अब अपने स्टेटों की जनसंख्या दे रखी है, जैसे जम्मू कश्मीर की दे रखी है यहाँ पे 10 लाख, तो 10 लाख में 2 लाख का भाग लगा देंगे अपन। 10 लाख है, सॉरी 10 करोड़ दे रखी है। अब 10 करोड़ दे रखी है जनता की जनसंख्या यहाँ पे, तो उस 10 करोड़ के अंदर है 10 करोड़ 69,970 दे रखी है। तो इसमें इसको अपन पूर्णांक मानेंगे कितनी, 10 करोड़। अब 10 करोड़ में हम 2 लाख का भाग लगा देंगे तो कितनी बचाएगी, 100। तो बिंदु की संख्या कितनी आ जाएगी, जेएंडके में 100, 10 करोड़ दे रखी है। अब इसमें कितने का भाग लगा देंगे, 2 लाख का, समझ गए। ये 5 शून्य गई, ठीक है, और ये कितने बचे, 500 बिंदु, समझ गए। 10 करोड़ के हिसाब से कितने बिंदु आ जाएंगे इसमें, 500 बिंदु। तो इस प्रकार से यहाँ इसके हिसाब से अपन देखेंगे तो यहाँ 500 बिंदु जो है अपन लगा देंगे। तो अपने को ये ध्यान देना है, जैसे ये इस प्रकार से बिंदु है, बिंदु का आकार सेम होना चाहिए, है ना, सभी सेम आकार के बिंदु आपको लगाने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टेट में उस जगह बिंदु नहीं लगाना है जहाँ पे पहाड़ी कोई है, पठारी भाग है, ठीक है, नदी बहती हो, तो उस भाग में, मैदानी भाग में बिंदु अधिक लगाने हैं, और पहाड़ी क्षेत्र जो विरल जनसंख्या वाले हैं वहाँ पे बहुत कम, रेयर पोजिशन में जो बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत कम ही बिंदु आपको अंकित करने हैं। इस प्रकार से बिंदु की मानचित्र आपको बना लेना है। इसकी सारणी है बुक के अंदर दे रखी है, तो वहां से आप कर लेना है इसको। अब आता है एक प्रवाह आरेख।
अब प्रवाह आरेख में क्या है कि निम्न तालिका में दी गई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या उनसे जुड़े क्षेत्रों को प्रवाह आरेख द्वारा दर्शाइए। प्रवाह आरेख में जैसे हम हवा चल रही है, आंधियां चलती है, कितने दिनों तक आंधियां चलती है, या परिवहन जो होता है उसको भी दिखा सकते हैं, है ना। इसके अलावा अपन जैसे परिवहन के अंदर बसें चलती है उसको भी दिखा सकते हैं, ट्रेन चलती है उसको भी दिखा सकते हैं, हवाई प्रवाह है उसको भी दिखा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का जो प्रवाह है उसको अपन आसानी से, जैसे जल का प्रवाह है, नदी का जो प्रवाह होता है, नदी के पानी का जो फ्लो होता है उसको भी अपन दिखा सकते हैं। तो प्रवाह आरेख के माध्यम से विभिन्न वो कारक जो प्रवाहित कारक होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गमन दिखाना होता है उसको अपन दिखा सकते हैं। तो अब जैसे पुरानी दिल्ली, अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें पैमाना क्या लेना होता है कि यहाँ ये जो लाइन होती है उसकी मोटाई, जैसे कि आंकड़ा अपन देखेंगे, इसमें आंकड़ा है न्यूनतम इसके अंदर है बसों की संख्या 22, 18, 16, 6, न्यूनतम गाड़ियां 6 है और अधिकतम गाड़ियां इसमें चल रही है वो है 50, समझ गए, 50 अधिकतम, न्यूनतम 6। अब अपन क्या करेंगे कि एक सेमी मोटी रेखा यदि है, एक सेमी मोटी रेखा यदि अपन डालते हैं तो वो कितने को दिखाएगी, न्यूनतम 6 और अधिकतम 50। तो इसको अपन कर दें कितनी, 10 रेलगाड़ी, ये पैमाना इसका हो जाएगा, ठीक है। यहां एक सेमी मोटी रेखा अपन डालेंगे वो 10 रेलगाड़ियों को दिखाएगी, 50 सेमी में 5 सेमी मोटी रेखा हो जाएगी, तो ये काफी मोटी हो जाएगी, है ना। तो उसको और ये अपन छोटा कर लेंगे, यहां 20 कर देते हैं, ऐसा करें यहां 20 कर देते हैं। एक सेमी रेखा जो 20 रेलगाड़ियों के प्रवाह को दिखा देगी, समझ गए। तो इसमें एक मिमी दिखाएगी 2 रेलगाड़ियों को, एक मिमी 2 रेलगाड़ियों को दिखा देगी। इसके आधार पर अपन इसमें केंद्र जो रखना है वो रखना है पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली से गाड़ियां चल रही है तो पुरानी दिल्ली अपना केंद्र हो जाता है मुख्य रूप से, यहां से गाड़ियों को अपने को चलाना है, ठीक है। इस केंद्र से गाड़ी चलानी है, पुरानी दिल्ली से कहां जा रही है, नई दिल्ली की 50 जा रही है। तो मान लिया इस साइड में, किसी भी साइड दिखा दो आप, इस साइड में, तो यहां नई 50 जा रही है तो एक सेमी बराबर 20, 2 सेमी मोटी रेखा बराबर 40, 2.5 सेमी मोटी रेखा बराबर 50। तो इतनी मोटी रेखा अपन यदि बना देंगे, उसकी लंबाई की कोई मायने नहीं रखता, इतनी मोटी रेखा लंबी अपन ने बना दी तो ये पुरानी दिल्ली नई दिल्ली को जाएगी और इतनी दूर तक है, ये नई दिल्ली में जाने वाली 50 गाड़ियों को दिखा देगी। अब नई दिल्ली से निजामुद्दीन तक 40 जाती है तो कितनी हो जाएगी, इससे आगे 2 सेमी तक की, इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जाती है निजामुद्दीन से बदरपुर 30 गाड़ी, तो ये यही रूट चल रहा है, ठीक है। तो ये बदरपुर की ओर जाएगी 30, इसका मतलब 1 सेमी बराबर 20, 1.5 सेमी बराबर 30, तो 1.5 सेमी मोटी रेखा हो जाएगी इस प्रकार से, ये हाँ बदरपुर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन आगे से आगे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। फिर वापस देखो निजामुद्दीन से सरोजनी नगर, अब निजामुद्दीन से सरोजनी नगर निकाल देंगे, है ना। सरोजनी नगर से पूसा सड़क, पुरानी दिल्ली से सदर बाजार, अब पुरानी दिल्ली से सदर बाजार वापस निकालेंगे, एक नया रास्ता पुरानी दिल्ली से, जो केंद्र अपना पुरानी दिल्ली है वहां से ये नया रास्ता निकल जाएगा। अब पुरानी दिल्ली से सदर बाजार कितनी है, 32, तो 32 का मतलब 1.5 और 1 mm एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन आसानी से चारों ओर ये प्रवाह है उसको बना लेंगे, बना करके और दिखा देंगे, ठीक है। तो ये प्रवाह आरेख है वो बन जाएगा, ये भी बुक में दे रखा है आसानी से। तो ये था तीसरा चैप्टर, आंकड़ों का आलेखी और निरूपण, जो मुख्य रूप से उसकी चर्चा अपन ने की। तो सभी साथी, आपके अपने एक चैप्टर बचा है वो भी आपको अपन करवा देंगे, भौगोलिक सूचना तंत्र वाला है, तो उसकी क्लास भी आपको बता देंगे। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लास यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और अपना एप्लीकेशन भी है
गूगल प्ले स्टोर पे, उस एप्लीकेशन पे आप जुड़ जाएं तो संपूर्ण ये जो PDF है ये वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप PDF लेकर के, और संपूर्ण 12वीं क्लास का सिलेबस भी वहाँ पे है, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने मेरे जो साथी हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसको भी डाउनलोड कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।